अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है जिसका नाम मक्का डिफेंस पैक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि मेरे चैनल के व्यूअर्स की अक्सर तादाद ऐसी है जो पढ़ी लिखी और बाशऊर है, तो वो ज़रूर इस बारे में जानने में दिलचस्पी रखते होंगे कि ये डिफेंस पैक्ट क्या मुस्लिम मफादात का इत्तेहाद है या फिर बैरूनी ताकतों के मफादात का, और इन तीनों ममालिक को इस मुआहदे के हवाले से किस किस्म की अमली आजमाइश और चैलेंजेस पेश आ सकते हैं। इस मुआहदे के तय पाने के बाद इसराइल की मुमकिना बेचैनी क्यों है, और इस मुआहदे के हवाले से ईरान और ईरानी रुकने पार्लियामेंट का रद्देअमल क्या है और क्यों है। आप में से कुछ व्यूअर्स के जहनों में ये सवाल पैदा होगा कि भाई ऐसे मामलात पर बात करने के हवाले से आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल पर अब भी वो वीडियो मौजूद है जो मैंने इस खबर पर बनाई थी कि जब तुर्की ने पाकिस्तान को डबल नेशनैलिटी ऑफर की थी, और इस खबर को लेकर बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की थी और पाकिस्तानी आवाम को बहुत बड़ी तादाद में गुमराह किया था। तब मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये बताया था कि ये खबर सिर्फ एक खबर है और जो मुल्क ऐसा करता है वो दूसरे मुल्क के लिए एक तरह से उसका गुडविल जेस्चर है। ये वीडियो आज भी मेरे चैनल पर मौजूद है। ऊपर नजर आने वाले लिंक को क्लिक करके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा CSS की तैयारी के दौरान IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा सब्जेक्ट रहा, जिसमें मेरा अब भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो नाज़रीन इकराम, इसके बाद वक्त ज़ाया किए बगैर हम इस मुआहदे की तरफ चलते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि क्या मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट मुस्लिम दुनिया में एक नए दिफाई दौर का आगाज़ कर चुका है। तो नाज़रीन इकराम, हम चलते हैं पहली जंग अजीम की तरफ, जब मशहूर ज़माना बरतानवी जासूस लॉरेंस ऑफ अरेबिया को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अरब दुनिया में अरबों और तुर्कों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करे। 1916 में लॉरेंस ऑफ अरेबिया की मदद से शरीफा मक्का ने अपने घर की बैल्कनी से राइफल के फायर के साथ सल्तनत उस्मानिया और तुर्कों के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर दिया था, और यूँ तुर्कों और अरबों को यूरोप ने एक दूसरे के मुकाबिल ला खड़ा किया। अरब अफवाज की मदद बरतानवी फौजों ने की, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया को अरब इलाकों से पसपा होना पड़ा। लेकिन तुर्कों ने इस जंग को भी गैर मामूली जुर्रत और मज़ाहमत के साथ लड़ा, और अल्लामा इकबाल ने तुर्कों की इसी जुर्रत और मज़ाहमत को अपने कलाम में खराज तहसीन पेश किया और अपनी शायरी में उनके लिए तुर्कमान सख्त कोश जैसे लाजवाल अल्फाज इस्तेमाल किए। और इस वाक़े के बाद तुर्क और अरब सियासी तौर पर एक दूसरे से दूर होते चले गए और इनके दरमियान बदएतमादी और फासले नुमाया रहे। और यहाँ मैं आप लोगों को ये बात भी बताती चलूँ कि चंद साल पहले यूट्यूब के बड़े बड़े यूट्यूबर्स हों या छोटे छोटे यूट्यूबर्स, सब ने इस खबर की बहुत हाइप क्रिएट की थी कि 2023 में सल्तनत उस्मानिया दोबारा से कायम होने जा रही है, क्योंकि तुर्कों का 100 साला मुआहदा लोज़ान ख़त्म होने वाला है। तब भी मैंने इस मसले पर वीडियो बनाई थी और मैंने आप लोगों को इसी हकीकत से आगाह करने की कोशिश की थी कि ये मुआहदा ख़त्म होने नहीं जा रहा, बल्कि दुनिया अब जिस दौर में दाखिल हो चुकी है, यानी पासपोर्ट और बॉर्डर्स वगैरह की, तो खिलाफत उस्मानिया अब कायम नहीं हो सकती। बहरहाल, एक तब्दीली ये हुई है कि आज तकरीबन एक सदी के फासले के बाद वही तुर्की सऊदी अरब के साथ एक मुश्तरका दिफाई मुआहदे में खड़ा है, और ये काम भी शायद कुदरत ने पाकिस्तान से ही लेना था। लेकिन इस तब्दीली में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का किरदार भी अहम समझा जा सकता है। और तकरीबन 100 साल बाद तुर्की और सऊदी अरब ना सिर्फ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ऐसे दिफाई फ्रेमवर्क का हिस्सा बन रहे हैं जिसके दूर रस असरात पूरे खित्ते की सियासत पर पड़ सकते हैं। और नाज़रीन इकराम, इस मुआहदे की बुनियादी पंच लाइन नहायत वाज़ेह है, यानी कि तुर्की, सऊदी अरब या पाकिस्तान में से किसी एक रियासत पर मुसल्लह हमला तमाम शरीक ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। जबकि अगर गौर से जायज़ा लिया जाए तो ये तीनों ममालिक अपनी जगह 3 मुख्तलिफ ताकतें हैं। पाकिस्तान के पास बड़ी अस्करी क़ुव्वत के साथ जौहरी सलाहियत मौजूद है। तुर्की दिफाई पैदावार और असलहा साजी की दुनिया में एक काबिल एतमाद नाम बन चुका है, जबकि सऊदी अरब अपनी तेल की दौलत के साथ एक मजबूत मुआशी क़ुव्वत है। और यूँ इस मुआहदे के ज़रिए इन तीनों ममालिक की एक स्ट्रेटेजिक मुसल्लस कायम हो गई है, यानी कि सऊदी सरमाया, तुर्क टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी अस्करी क़ुव्वत। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ एक बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ मुआहदा कर लेना ही किसी दिफाई इत्तेहाद को ताकतवर बना देता है? तो तारीख़ इसका जवाब नफ़ी में देती है। और यहाँ मैं आप लोगों के सामने दुनिया की तारीख़ में किए गए 2 बड़े इज्तिमाई दिफाई मुआहदों की मिसाल दूंगी, जिनमें से एक का नाम नेटो और दूसरे का नाम वारसा पैक्ट है। और इन इत्तेहादों की ताकत सिर्फ इस बात में नहीं थी कि इन ममालिक ने एक कागज़ पर दस्तखत किए, बल्कि इनके पीछे मुश्तरका फ़ौजी मनसूबाबंदी, कमांड स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस ताउन, फ़ौजी मशक़ें और वाज़ेह दिफाई ज़िम्मेदारियाँ मौजूद थीं। लेकिन दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता और मुस्लिम दुनिया में कई बार मुश्तरका दिफाई इत्तेहाद बनाने की कोशिशें हुई, लेकिन ये कोई मजबूत अस्करी इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार ना कर सकी।
इसकी सबसे बड़ी मिसाल OIC है, जो कि सिर्फ नाम की हद तक तमाम इस्लामी ममालिक की तंजीम है, लेकिन अमली तौर पर मुअत्तल है। इसके अलावा गल्फ कोऑपरेशन कौंसिल यानी GCC ने भी सन 2000 में खलीजी ममालिक के दरमियान एक मुश्तरका दिफाई मुआहदा किया था, और उसमें भी बुनियादी तसव्वुर यही था कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला हो तो उसे तमाम ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाए। लेकिन GCC का नाम आज कोई भी नहीं जानता, और यमन की जंग इसकी नाकामी की एक वाज़ेह मिसाल है। इसके अलावा 2014 में सऊदी हुकूमत की जानिब से तकरीबन 40 ममालिक पर मुश्तमिल एक मुत्तहिदा इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद तश्कील देने का ऐलान किया गया था, और साबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को उसकी सरबराही दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद इस इत्तेहाद ने अपने वजूद के दौरान कोई बड़ी मुश्तरका अस्करी कार्रवाई नहीं की। और ज़्यादा दूर ना जाएं, इमरान खान के दौर में तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया और दीगर गैर अरब मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल एक अलग इस्लामी ब्लॉक बनाने की बात भी सामने आई थी, लेकिन सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद यह मनसूबा आगे ना बढ़ सका। तो इसलिए मैं इन मिसालों को सामने रखकर यही कहना चाहूँगी कि इस मुआहदे का असल इम्तिहान तब होगा जब ये इत्तेहाद किसी हकीकी इलाकाई बहरान के वक्त अमली तौर पर काम करता नज़र आए। और खलीज की तारीख में अगर कोई सिक्योरिटी निज़ाम मौसर नज़र आया है तो वो अमरीका के साथ खलीजी रियासतों का दिफाई ताल्लुक है, लेकिन इस निज़ाम में भी बुनियादी किरदार अमरीकी अस्करी ताकत का रहा है। इसी वजह से सऊदी अरब और दूसरी खलीजी रियासतें तवील अरसे से अमरीकी दिफाई निज़ाम, अमरीकी हथियारों और अमरीकी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इन्हसार करती रही हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बात वाज़ेह करती चलूँ कि इस मुआहदे का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि ये मुआहदा अमरीका के ख़िलाफ़ किया गया है, क्योंकि सऊदी अरब इस मुआहदे के बावजूद एक तरफ अमरीका के साथ भी ताल्लुकात बरकरार रखेगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्की जैसे ममालिक के साथ अपनी दिफाई सलाहियत को भी मज़ीद मजबूत करेगा। अब बात करते हैं इस हवाले से कि इसराइल के लिए इस दिफाई मुआहदे का क्या मतलब है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसराइल तवील अरसे से गल्फ़ के खित्ते में अपनी फ़ौजी बर्तरी और डेटरेंस को अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी का बुनियादी स्तून समझता है। ऐसे में एक दिफाई ब्लॉक जिसमें पाकिस्तान जैसी जोहरी ताकत, तुर्की जैसी बड़ी इलाकाई फ़ौजी और दिफाई सनती ताकत और सऊदी अरब जैसे मौशरती तौर पर ताकतवर मुल्क शामिल हों, तो इसराइली सिक्योरिटी हलकों में इस पर तशवीश का इजहार करना एक नेचुरल सी बात है। और यहाँ असल सवाल ये है कि अगर मुस्तकबिल में सऊदी अरब के ख़िलाफ़ किसी बड़े हमले की सूरत में तुर्की और पाकिस्तान भी इसी मुआहदे के तहत हरकत में आने के पाबंद होंगे, तो क्या ये मुमकिन है कि फिर इस खित्ते में इसराइल की आज़ादाना फ़ौजी कार्रवाइयाँ कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी? यही वो सवाल है जिसे मक्का मुआहदा मज़ीद अहम बना देता है। जबकि नाज़रीन इकराम, उधर भारत के लिए भी ये पेशरफ्त मामूली नहीं। भारतीय मीडिया में इस मुआहदे को इस्लामिक नेटो जैसे नामों से बयान किया गया है, लेकिन मैं इस हवाले से यही कहूँगी कि ये इन्होंने बहुत ज़्यादा मुबालगा आमेज़ी से काम लिया है। अभी इस मुआहदे के असरात सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये वाकई इस्लामिक नेटो है या नहीं। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि अगर सऊदी अरब अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए तुर्की और पाकिस्तान के साथ एक मजबूत और मुस्तकिल नेटवर्क कायम करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि खलीजी सिक्योरिटी का पूरा निज़ाम अब सिर्फ अमरीका पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस पैदा करना चाहता है, लेकिन वो अमरीका से ताल्लुक़ बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करेगा। और अब आते हैं ईरान की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के रुकन इब्राहिम रज़ाई ने एक्स पर अपने बयान में सऊदी अरब को मुखातिब करते हुए कहा कि ये कागज़ी मुआहदा सऊदी अरब को सिक्योरिटी नहीं दे सकता, बिल्कुल इसी तरह जैसे अमरीका नहीं दे सका। तो इस बयान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले कई सालों से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक तरह से सर्द जंग की सी सूरत हाल मौजूद है, जबकि यमन में ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। और हाल ही में ईरान ने अपने रॉकेट्स के जरिए सऊदी एयर बेसिस को भी निशाना बनाया है। तो इसी वजह से ईरान की सुन्नी ममालिक के इस इत्तेहाद पर तशवीश की वजह समझ आ जाती है। लेकिन ये सवाल अभी तक यहाँ मौजूद है कि क्या ये मुस्लिम उम्मत का इत्तेहाद है, और ये इत्तेहाद आखिर किसके मफाद के लिए है। तो ये बात तो मैं वाज़ेह कर चुकी हूँ कि ये जनरल राहील शरीफ अली इस्लामिक आर्मी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। और मेरे ख्याल में मुस्लिम दुनिया इस वक्त अपनी पॉलिसी, मईशत, मंशूर और दिफाई हिकमत अमली के साथ एक बड़ा शिफ्ट लेने जा रही है। और हो सकता है कि आइंदा इस दिफाई इत्तेहाद में हमें कुवैत, बहरीन और कतर जैसे ममालिक भी शामिल होते दिखाई दें। और ऐन मुमकिन है कि इस दिफाई इत्तेहाद के बाद हिंदुस्तान, इसराइल और UAE भी इसी तर्ज का एक मुश्तरका दिफाई मुआहदा सामने ले आएँ। लेकिन इस मुआहदे के बाद अहलियान इस्लाम के लिए जो एक बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि सऊदी अरब सिविल मकासद के लिए अब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है, और इस मकसद के लिए उसे तुर्की की टेक्नोलॉजी भी मैसर होगी और पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी। क्योंकि नाज़रीन इकराम, इसराइल की गुंडागर्दी, अमेरिका की इसराइल की पुश्त पनाही, मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का अरब ममालिक को छोड़कर इसराइल को सिक्योरिटी देना,
और फिर ईरान का अमरीकी दिफाई तनसीबात पर हमले के नाम पर अरबों की खुद मुख्तारी को चैलेंज करना, और सबसे बढ़कर ये कि अरब दुनिया की असलहे के मैदान में अदम खुद कफालत, ये वो मुहरकात हैं जिन्होंने अरबों को इतनी बड़ी दिफाई पॉलिसी शिफ्ट पर मजबूर कर दिया है। इस पॉलिसी शिफ्ट पर सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया था और ईरान को सफारती महाज पर तनहा करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। क्योंकि आप लोग ये जानते होंगे कि हमास, जिसे ईरानी प्रॉक्सी कहा जाता है, उसने सऊदी मौक़िफ़ को एक बार फिर दुरुस्त समझते हुए मुस्लिम दुनिया के साथ चलने का फैसला कर लिया है। और नाज़रीन इकराम, मुस्लिम दुनिया की ये 4 अहम महाज हैं जिन पर ये 3 ममालिक तेज़ी से काम करेंगे। नंबर 1, यमन, बहरीन और लिबनान को हौसियों, अंसारुल्लाह और हिजबुल्लाह के तसल्लुत से आज़ाद किया जाएगा। नंबर 2, अफ़गानिस्तान को तालिबान फ्री जोन बनाया जाएगा। नंबर 3, पाकिस्तान से TTP और BLA का खात्मा किया जाएगा। और नंबर 4, मुस्लिम ममालिक में असलहा साजी की फैक्ट्रियाँ और ख़ुद कफालत की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। और साफ जाहिर है कि ये इक़दामात किसी रियासत या किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़ हैं। और नाज़रीन इकराम, इस मुआहदे के हवाले से आखिरी और अहम बात ये कि अगर ईरान इस मुआहदे में शामिल हो जाता है तो इसका फ़ायदा सभी सुन्नी मुस्लिम ममालिक को होगा, क्योंकि ईरान फिर किसी मुस्लिम मुल्क पर हमला नहीं कर सकेगा। इसके अलावा ईरान को अपने प्रॉक्सी से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए फ़िलहाल तो यही कहा जा सकता है कि ईरान इस मुआहदे का कभी भी हिस्सा नहीं बनना चाहेगा। तो नाज़रीन इकराम, आने वाला वक्त इस मुआहदे के हवाले से तमाम सूरत हाल को वाज़े कर देगा। जो इस मुआहदे पर जश्न मना रहे हैं उन पर भी, और जो इसे सिर्फ कागज़ी इत्तेहाद करार दे रहे हैं उन पर भी। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।